तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग तीन बिजनेस को टारगेट टारगेट करेंगे। पहला है सात्विक, फिर विक्रम सोलर और एल्पेक्स। तीनों के रिजल्ट्स आ गए हैं, तीनों का कॉन कॉल भी हो गया है। तीनों का अच्छे से सुन लिया है हमने ऑलरेडी। इस सेक्टर में जितने भी आपकी सोलर मॉड्यूल्स मेकर हो गया, जो भी ये सेल्स वगैरह बनाते हैं, इनमें ऑलरेडी आई थिंक वाडी, एमीवे फोटोवोल्टिक्स, प्रीमियर, दो वीडियो में हमने तीन बिजनेस को डिस्कस वहां पे कर लिया था। तो वो प्लेलिस्ट में होंगे, आप उनको वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हम इन तीनों बिजनेस को टारगेट करते हैं। इससे क्या होगा, इस तीन एपिसोड के अंदर FY 26 इन सभी बिजनेस के लिए कैसा रहा है, खास करके जो पूरी हमारी आगे ट्रांजेक्शन की थीम चल रही है, वहां पे जितने भी सोलर मॉड्यूल्स प्लेयर्स हो गए, इन सभी में क्या चीजें चल रही है, जब आप FY 27 हम देखते हैं तो वो सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज उस चीज से ही पूरा का पूरा सेक्टर का जो भी डिमांड चल रहा है, आउटलुक जो चीज है, उन सभी चीजों के अपडेट्स रहेंगे। तो देखिए, अभी सुबह में ही आई थिंक या फिर यस्टरडे जो अपडेट आया था कि सरकार जो ALMM लिस्ट 2 है, मतलब जो जून से आने वाली है, उसको डिले नहीं कर रहे हैं। अब उससे कुछ पॉइंट्स आते हैं, मतलब डिले हो या नहीं हो, द पॉइंट इज कि वो ALMM लिस्ट 2 जो है वो आपकी आएगी। उससे अल्टीमेटली क्या है, आपको इंडिया के जो बने हुए सेल्स है उसको अपने जितने भी मॉड्यूल्स प्लांट्स होते हैं उसमें यूज करना पड़ेगा। तो उससे क्या है, एक पूरा नया डिमांड ड्राइवर आ रहा है, आपके डोमेस्टिक सेल कंटेंट रिक्वायरमेंट जो सेल्स वगैरह होंगे उसके डिमांड ड्राइवर आ रही है। तो इसी कंटेक्स में जितने भी आपकी मॉड्यूल और सेल प्लांट्स है, वो आपको सेल्स लगाने के लिए सभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दो चीज, दो पॉइंट्स है। तो क्या, पहली बात तो इससे जो आपके सोलर मॉड्यूल्स मेकर हो गया, आपकी सेल्स मेकर्स वगैरह होंगे, इनको फायदा है। तो वेरी इजली इनको फायदा है। फायदा क्यों है? बिकॉज आपकी DCR की डिमांड बढ़ेगी, तो आपको जो चाइना वगैरह से आप इंपोर्ट करते हो, वहां पे आपको मार्जिन रिलेटिवली कम मिलते हैं, उनकी जो रियलाइजेशन होती है वो आपको कम होती है। तो वो इम्पैक्ट आपको वहां से नहीं मिलेगा, आप डोमेस्टिक सेल्स को यूज करोगे वहां, तो वहां से आपको वैसे प्लेयर्स जो DCR की तरफ सेल कर रहे हैं, तो उनको उनके मार्जिन में बढ़ोतरी आपको दिखेगी। तो पहला पॉइंट वहां से हो गया। दूसरा पॉइंट है आपके जो EPC प्लेयर है उनको कैसे काम करेगा। अब इसी वीडियो में आप एक एग्जांपल के रूप में आप समझ पाओगे कि कैसे वहां पे किस तरह की चीजें चल रही हैं। तो जो EPC प्लेयर है उनके लिए क्या होता है, आप जो सोलर मॉड्यूल्स आप प्रोक्योर करते हो, तो आप EPC में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आप राजेश पावर को देखिए, बोनाडो को देखिए, ओडियानो को देखिए, KP ग्रुप की कंपनीज को देखिए, जितनी भी कंपनियां हैं, ट्रांसरेल भी देख सकते हो आप, विक्रांत इंजीनियरिंग को देख सकते हो। तो आप जितने भी ये कंपनियां आप पाओगे कि दो तरह के EPC प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक होता है आपकी मतलब एंड टू एंड आप सप्लाई सप्लाई करोगे, उसको जो ट्रंकी प्रोजेक्ट्स कह देते हैं। तो वहां पे क्या होती है, वहां पे क्या होता है, जो आपका मॉड्यूल्स और सेल प्लांट, मतलब मॉड्यूल्स की बात होती है, अल्टीमेटली तो मॉड्यूल लगता है। तो मॉड्यूल जो होता है वो आपके जो EPC प्लेयर होता है उसके स्कोप में होता है। स्कोप में होता है कहने का मतलब क्या है, जो आपका EPC प्लेयर है वो खुद जाके मॉड्यूल्स खरीदेगा, वहाँ उसकी जो भी बिलिंग वगैरह होगी उसको करके अपने, मान लीजिए पावर ग्रिड हो गया, जितने भी ये मतलब डेवलपर्स है उनको लगा के दे देगा, और बदले में उसका पैसा ले लेगा। तो जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती है वो आप उसको पास ऑन कर सकते हो। अब अगेन यहाँ पे दो चीजें हैं, कुछ केस में क्या होते हैं आपके फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ केस में क्या होते हैं प्राइसिंग पास करने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें कैसा कंटेक्स्ट रहता है, तो वहां पे वैसी कंपनियां जो अपने प्राइसेस को पास ऑन कर पाता है, वो कंपनियां काफी रिलेटिवली अच्छी बन जाती है। और जो अपने प्राइसेस को पास ऑन नहीं कर पाएगा, वो थोड़ी सी रिलेटिवली खराब बनती है, बिकॉज आपको मार्जिन से वहां पे प्रेशर मिलेंगे मिलेंगे। खास करके इस कंटेक्स्ट में आप देख रहे हो पूरा जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस चल रही है, उसके कारण जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग पूरी सेक्टर है हमारे कंट्री पे, तो उन सभी को मार्जिन में थोड़ा सा डिप मिला है Q1 के अंदर। तो ये तो मैंने बात किया EPC के वैसे प्लेयर जो आपके मतलब ये टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जहां पे मार्जिन को आप पास ऑन करने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा रहती है। दूसरे प्लेयर्स वो होते हैं जो बैलेंस ऑफ मटेरियल का काम करते हैं, मतलब एक ही प्लेयर आपका दोनों काम भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। जो आपके बैलेंस ऑफ मटेरियल होता है, वहां पे आपकी जो मॉड्यूल्स होता है वो आपका डेवलपर ला के देता है। तो वहां पे आपको कुछ प्राइसिंग प्रेशर या कुछ कुछ इशू दिखता नहीं है। अब ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे पूरा का पूरा जितने भी ये सेक्टर है ना, इससे आपकी जो मार्जिन वगैरह है उसके बारे में आपको अच्छा आइडिया लगेगा। तो देखिए, अब जो भी ये ALMM की लिस्ट आएगी, तो इससे नेट नेट EPC के जो प्लेयर्स हैं उनको कैसा इंपैक्ट आने वाला है। तो उनको आप ऐसा समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ केसेस में उनको अच्छा ही इंपैक्ट आने वाला है। कुछ नेट नेट ऐसा इंपैक्ट होगा, वैसे प्लेयर्स जो उस प्राइसेस को पास ऑन नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़े समय के लिए एक प्राइसेस मतलब मार्जिन वगैरह में टिप मिलेगा। तो वो कुछ EPC प्लेयर्स के वगैरह के बारे में हो गया। अब अल्टीमेटली ये जो ALMM लिस्ट है, जिसको ALCM भी कहते हैं, इससे जो आपके, हमने अभी तक मॉड्यूल्स देख लिया, फिर हमने देखा कि जो आपके EPC प्लेयर्स हैं, जो उस मॉड्यूल को खरीदेगा वो आपके यूटिलिटी या CNI के लिए प्लांट लगाएगा। तीसरा प्लेयर होता है वैल्यू चेन में आपका डेवलपर। डेवलपर को क्या फायदा होने वाला है, फायदा या नुकसान? तो डेवलपर देखिए, डेवलपर क्या होता है, डेवलपर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जैसे आपका क्लीन मैक्स हो गया, आपकी एनटीपीसी ग्रीन होगी, या फिर एक्मी सोलर होल्डिंग्स है, ये लोग आपके प्रोजेक्ट्स बनाएगा। वो प्रोजेक्ट्स आपकी सेकी के साथ जाके आप उसका PPA साइन करते हो 20 से 25 सालों के लिए। अब जब वो PPA साइन होता है, तो वहां पे कुछ मतलब पहली बात तो क्या है, इस मॉड्यूल के प्राइसेस के थोड़े मतलब थोड़े बहुत चेंजेस है। आपका जो IRR होता है, मतलब ये जो आपके रिटर्न रिटर्न रेशियोज वगैरह होते हैं, वो उतने इंपैक्ट होते नहीं है। तो पहला इंपैक्ट वो हो गया। तो उन कंपनियों को उतना दिक्कत आने आने नहीं वाली है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जितने भी ALM की जितनी भी चीजें चल रही है ना इंडिया में, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपका वैल्यूएशन अपग्रेड हो रहा है।
तो उससे कई सारे मतलब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ऑलरेडी आ गए हैं, तो सेक्टर वहाँ से इवॉल्व हो रहा है। तो उसके बाद भी सेक्टर सर्वाइव सर्वाइव किया है और सेक्टर वहाँ से आगे बढ़ा है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली जो पूरी आरडी ट्रांजिशन जो चल रहा है हमारे कंट्री में, उसका फाउंडेशन क्या है। मतलब अल्टीमेटली इंडिया देखिए, अभी आप देख रहे हो कि मिडिल ईस्ट में मतलब ऑयल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई। तो इंडिया आपका 80-90% पूरा ऑयल बाहर बाहर से इंपोर्ट करता है। तो अल्टीमेटली क्या है, वाई वाई द कंट्री इज डूइंग आर ट्रांजिशन। इसका मैंने कुछ अच्छे से बहुत अच्छा पॉइंट आपको ओडियाना के वीडियो में भी बताया था। बट यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि यहाँ पे आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो आपकी अबंडेंट अबंडेंट है। दूसरा क्या है, फास्टर वे में लगती है। तीसरा क्या है, यहाँ पे जो कॉस्ट होता है जब आप उसको मतलब ये गैस बेस्ड प्लांट होती है या फिर जो आपकी थर्मल प्लांट होती है, हाइड्रो प्लांट होती है, उससे जो कॉस्ट आता है वो आपको बहुत कम मिलता है। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर ये मॉड्यूल्स वगैरह के प्राइसेस थोड़े कम या बेसी भी होते हैं, तो उससे क्या है, जो नेट आर्बिट्राज है, मतलब जो आपको मान लीजिए थर्मल वर्सेस रिन्यूएबल की जो आर्बिट्राज है वो आपका मच हायर होता है। ये मैंने क्लीन मैक्स में भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया था। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, उससे भी यहाँ पे कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला है। अब फाइनली चलिए बात करते हैं यूजर, आप या मैं, उनको कैसा इंपैक्ट आने वाला है। उनका उनका भी इंपैक्ट उतना नहीं आने वाला है, बिकॉज अगेन मानिए जितना रिन्यूएबल आपका आगे बढ़ेगा तो आपकी थर्मल की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो नेट नेट आपकी जो टैरिफ्स वगैरह है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी कम होती है। तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि एंड टू एंड जो चीज है वहां पे आपका ऑफटेक आपका बढ़ता हुआ ही दिखेगा इस पूरे डीसीआर रिक्वायरमेंट के कारण। तो इस कंटेक्स्ट में आपको जो भी ये एएल सीएम के लिस्ट आ रही है, आपको आई होप उससे समझ में आ गया होगा। तो ये बैकग्राउंड देना जरूरी था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आपसे सात्विक एनर्जी के बारे में। अब सात्विक एनर्जी क्या है, सात्विक एनर्जी और जो विक्रम सोलर दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, एक साथ बात करता हूँ। तो देखिए सात्विक एनर्जी क्या है, इसका प्लांट क्या है, इसका प्लांट है आपका ओडिशा में। ओडिशा में इनका कितना मॉड्यूल का प्लांट है, लगभग 4.8 गीगावाट का प्लांट है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने इस ओडिशा वाले प्लांट को बढ़ा के लगभग 6 गीगावाट करने वाले हैं। दूसरा प्लांट अगर आप इनका देखोगे तो इनका आई थिंक हिसार हिसार में इनका प्लांट है। अब ये लोग सेल प्लांट वहां पे लगाएंगे। अब 4.8 गीगावाट का जो प्लांट है उसको बढ़ा के लगभग 6 गीगावाट करने वाले हैं, मतलब सेल प्लांट इनका आने वाला है। अब देखिए पहले इनका जो प्लान था 2 फेजेस में लाने की बात कर रहे थे। पहला फेज वन आपका 2.4 गीगावाट लाने की बात थी। फेज टू में ये लोग अगेन 2.4 गीगावाट लाने की बात कर रहे थे। तो आपको मैं सात्विक के पीपीटी से समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं इनका, सो इन्होंने यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा है। सो लेट्स सी, हाँ तो देखिए ये इनके पूरे प्लांट्स के जो भी इनके प्लान्स वगैरह है उसके बारे में तो आप देख सकते हो। इनका जो पूरा मॉड्यूल है लगभग मान लीजिए FY 26 में जो एंड हुआ है 4.8 गीगावाट में एंड हुआ है। अब इसमें से जो कुछ मॉड्यूल प्लांट है ना, कुछ इनका रिसेंटली आई थिंक क्वार्टर 3 के अंदर रैंप क्वार्टर 3 के अंदर आया था, तो उसका भी फर्दर FY 27 में उसका उसका जाके आपको रैंप अप होता हुआ वहाँ पे दिखेगा। अब इन कैप्सूलेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या मान लीजिए आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये किस चीज़ की बनी होती है, इसका अगर मैं आपको नाम बताऊं तो एक प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं इथाइल विनाइल एसीटेट होता है। मतलब अल्टीमेटली क्या है, एक लेयर लगी रहती है सोलर पैनल के ऊपर। उससे क्या होता है, आपका मान लीजिए ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। कुछ सोलर ग्लास जो होता है कुछ वैसे ही समझ लीजिए आप, तो उस तरह का काम करता है। तो ये कंपनी उस इनकैप्सुलेंट के अंदर भी जा रही है। अब वहाँ ये सारी चीज़ें तो इनकी कैपेसिटी हो गई अभी तक की। अब यहाँ से कैपेसिटी कैसे आगे बढ़ रही है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको जो सेल प्लांट के बारे में आपसे अभी बात कर रहा था कि ये 2 फेजेस में आने वाला था लगभग 4.8 गीगावाट का, इसको इन्होंने बढ़ा के लगभग 6 गीगावाट किया है। बिकॉज वाई, बिकॉज अगेन डीसीआर से आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो वहां पे इन्होंने सेल प्लांट को बढ़ाया है। अब ये 2 फेजेस में आएगा। अब दिक्कत क्या है ना इस कंपनी कंपनी के केस में, तो आप देखेंगे इनका जो सेल प्लांट है ना, अभी ये जो सेल प्लांट इनकी जो रैंप अप होने वाली है और जिसका पूरा टाइमलाइन है, जो फेज वन इनका आएगा मान लीजिए अभी H2 ऑफ FY 27 में आएगा, मतलब मान लीजिए दिसंबर वगैरह से इनकी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट होगी। तो नेट नेट जो आप इसका रैंप अप देखोगे ना, आप FY 20 नेक्स्ट ईयर में देखने वाले हो। सिमिलरली जो उनका फेज टू भी आने वाला है सेल प्लांट के अंदर, वो भी आपका नेक्स्ट ईयर में आपको आने वाला है। तो उसका रैंप अप कब होगा वो आपको अगले साल देखना है। तो ये पूरा इनका सेल प्लांट के बारे में हो गया। अब अगर मैं आपको इनका इनगॉट्स और वेपर्स वगैरह के बारे में बात करूँ तो वो इनका फर्दर प्लान है जो एल MM लिस्ट 3 होने वाली है, जो FY 28 से आएगी। तो वहां पे ये पूरा ये कंपनी उस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब इस कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह में मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो देखिए पहले उस चीज में जाने से पहले कुछ अगर आप और चीज देखोगे ना, तो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी जिस बेस पे है, ये लोग बहुत तेजी से भी अब एक्सपांड कर रहे हैं। मतलब कि अब पूरी वैल्यू चेन को कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कुछ वैसे ही केस है जैसे आप मान लीजिए वाड़ी एनर्जीज हो गया और प्रीमियर वगैरह है, जो अपने उस बेस पे अभी जाने की बात कर रहे हैं। जो आपको सात्विक वाला केस है वो ये लोग अभी से ही जाने की बात कर रहे हैं। तो अब चलिए ये सब चीज़ों में जाना अच्छी बात है, बिकॉज मान लीजिए एल्यूमिनियम फ्रेम्स हो गया, जंक्शन बॉक्स हो गई, या फिर जो आपके इनकैप्सुलेंट्स होते हैं, रिबन्स क्या होते हैं, अगेन मान लीजिए एक तरह का मतलब ये पतली पतली वायर्स टाइप की होती है जो मान लीजिए सोलर पैनल्स को कनेक्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये अब जैसे इन्वर्टर्स वगैरह, इन्वर्टर्स इनका एक उदय इन्वर्टर्स होता है। उसको यूज करके क्या करेंगे, उसको यूज करके जैसे हमने फुजियामा को डिस्कस किया था, तो इन्वर्टर्स वहां पे यूज होता है ताकि आप उससे रूफटॉप वगैरह सेगमेंट में जा सकते हो। तो वहां पे ये लोग इन्वर्टर पे जाने की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर की एक कंपनी कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है। तो उसके बाद ये लोग ट्रांसफार्मर्स में जाने की बात करते हैं। फिर बेस का क्या इनका प्लान्स है। अगर मैं आपको इनका बेस्ट का प्लान बताऊं तो बेस्ट में भी ये लोग जाने की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे वैल्यू चेन को कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, अल्टीमेटली ये सारी चीजें करने से जिस बेस पे आप आते हो तो उससे क्या है, आपका जो पूरा डेप्रिसिएशन है और जो आपका फिनांस कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाएगा। अब ये दिक्कत बाकी कंपनियों के केस में क्यों नहीं है और इस कंपनी के केस में क्यों है, तो देखिए
जब आप ये सात्विक को देखते हो ना, तो सात्विक अभी क्या है, एक नेट नेट आपका पूरा मॉड्यूल प्लेयर है। तो जब मॉड्यूल प्लेयर है तो अभी आप देख रहे हो रॉ मटेरियल के आपको इम्पैक्ट दिख रहे हैं। और दूसरा क्या है, आपके जितनी भी है ये मॉडल्स की कैपेसिटी तो इंडिया में काफी आ गई है। तो आप पाओगे इस कंपनी के केस में जो मार्जिन का जो टिप मिला है आपको बहुत ज्यादा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर प्लेयर्स। जैसे अगर आप वाड़ी को देखोगे, उनके केस में क्या था, उनके पास सेल प्लांट नहीं थी तो उनको बाकी कंपनियों से खरीदना पड़ा था। प्रीमर के केस में तो मार्जिन सस्टेन रहा है। एमईवे फोटोवोल्टिक्स जो है वहाँ पे रॉ मटेरियल के कारण इम्पैक्ट आया है। अब इस कंपनी के केस में इम्पैक्ट क्यों आया है मार्जिन में, ऑफकोर्स रॉ मटेरियल का तो इम्पैक्ट हो ही गया। इन्होंने एक डेप्रिसिएशन की बात की है। अब डेप्रिसिएशन वाला जो पॉइंट है ना, वो इस सेक्टर की बाकी किसी कंपनी ने कहा नहीं है, तो उस पॉइंट ये कंपनी के लिए यूनिक है। तो मतलब वहां से भी इनको इम्पैक्ट आया है। इसके अलावा अगर आप एक मेजर इम्पैक्ट देखोगे ना, इनके जो पूरे ऑर्डर बुक है, वो जो ऑर्डर बुक है वो मान लीजिए फिक्स प्राइस वाले ऑर्डर बुक है। तो उसमें क्या होता है, इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती है। तो वो दिक्कत एक इनको आ गई, तो उससे इनके इनका क्या हुआ, इनका नेट नेट अगर आप मार्जिन देखोगे ना इस पर्टिकुलर क्वार्टर का, तो आप पाओगे कि इनका मार्जिन पूरा का पूरा घट के, मतलब आप अगर आप मार्च 26 का नंबर देखोगे, तो आप पाएंगे कि इनका जो मार्जिन है, तो वो इनका घट के लगभग 7% पे हो गया है। वहीं जब आप अगर FY 26 देखोगे तो मार्जिन लगभग 12% रहे हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि इस कंपनी के इसमें जो मार्जिन है इनका बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। बिकॉज दे इनके जो ऑर्डर बुक था वो पूरा फिक्स प्राइस वाला ऑर्डर बुक था। तो ये पूरा कंपनी इस तरह से कुछ आगे बढ़ रहा है। बाकी मैं बताऊं, अगर आपको जो FY 27 होने वाला है, इनका जो H1 रहेगा वो आपका म्यूटेड ही दिखने वाला है। वहां से जो H2 आएगा वहां पे आप मान लीजिए इनके कुछ मॉड्यूल के प्लांट आ जाएंगे, सेल के प्लांट आने लगेंगे। तो वहां से आपको रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपांसन दिखेगा। दूसरा, अगर मैं ऑर्डर बुक वगैरह के बारे में बात करूँ, तो ऑर्डर बुक इनकी लगभग 5.9 गीगावाट की है। उसमें भी आपका लगभग 70% आपका यूटिलिटी से और 35% आपका सीएनआई से है। सीएनआई जो होता है वहां पे मान लीजिए आपके पास प्राइसिंग पावर उतनी मिलती नहीं है कंपनी को। तो ये इस कंपनी के केस में कुछ इस तरह से चल रहा है। और अगर मैं आपको बाकी चीजें बताऊं, तो H2 में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनका मार्जिन बढ़ेगा। और दूसरा चीज क्या है, ये लोग जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये लोग बहुत तरह तरह के केपेक्स कर रहे हैं। तो उस केपेक्स करने से क्या होगा, इनका जो इनका बेसिकली मान लीजिए फिनांस कॉस्ट है, तो वो भी आपका पूरा जो मतलब एबिटा, एक तो एबिटा लेवल्स पे आपको टिप मिलेगा। उसके बाद आपका जो डिप्रिसिएशन है और जो आपका फिनांस कॉस्ट है वो उसको भी वो लोग खा लेगा पूरा। तो उससे आपको पैट पे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी नहीं। तो ये पूरा नेटेड मान लीजिए इनके पास हो गया। मतलब सात्विक ग्रीन के बारे में हो गया। तो इनका अगर आप जो इनका मार्जिन था लगभग 15% का जो इनका मार्जिन था, वो आपको FY 27 में तो बिल्कुल दिखने नहीं वाला है। मान लीजिए FY 28 में क्या चीज़ रहेंगी, क्या इनके सेल प्लान्स आएंगे, उसके बारे में तब हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। तो ये पूरा डिस्कशन, एक छोटा छोटा सा डिस्कशन सात्विक के बारे में हो गया। चलिए अब बात करते हैं विक्रम सोलर के बारे में। तो विक्रम सोलर देखेंगे आप, सात्विक से बहुत ही अच्छे परफॉर्म किया है। अब विक्रम जब इनका आईपीओ आया था, देख तो इनका आईपीओ बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे आया था। तो तब से आप देखोगे काफी कंपनियां डिरेट हो गई है, उसके बाद कंपनी ने ऑफकोर्स परफॉर्म भी किया है। तो अगर मैं आपको इनका नेट नेट ये जो पूरा सेक्टर है ना अगर आप देखते हो, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी कंपनी किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को लेके आ रहा है, मतलब अपने केपेक्स को लेके आ रहा है। और जो केपेक्स आ रहा है ना, वो आपका जो आपका पूरा ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर है, अगर उसके मार्जिन को एक्सपांड नहीं कर रहा है, तो वहां पे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप विक्रम को भी देखोगे, इनके भी मार्जिन डिप हुए हैं। अगेन डिप होने का कारण क्या है, वही ये लोग कारण देते हैं, जो भी रॉ मटेरियल के इम्पैक्ट्स वगैरह है, तो उन सभी चीजों का कारण देते हैं। तो उस चीज पे हम आते हैं, बट उसके पहले आपको इनका जो पूरा कैपेक्स वगैरह है ना उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनके जो प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ में प्लांट्स हैं। एक इनका वेलम में प्लांट है जहाँ पे आई थिंक 5 गीगावाट का प्लांट है। नेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो FY 26 जो एंड हुआ है, यहाँ पे इनके पास लगभग मान लीजिए 9.5 गीगावाट का मॉड्यूल प्लांट है। 0 मेगावाट का सेल प्लांट है और बाकी इनगॉट्स वेफर बाकी चीजें तो नहीं है। तो देखिए अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ FY 26 दिस कंपनी इज ऑल्सो अ मॉड्यूल मॉड्यूल मेकर कंपनी। अब यहाँ से कंपनी आगे कैसे बढ़ना चाहती है, तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी अपना एक गंगई कोंडम जो इनका जगह है तमिलनाडु में आई थिंक जगह है, तो वहाँ पे ये लोग एक मान लीजिए इंटीग्रेटेड फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग ये मान लीजिए इनका 9 गीगावाट का सेल प्लांट लेके आएंगे। फेज 1 फेज 2 में आने वाला है। सॉरी, 9 गीगावाट नहीं, लगभग ये लोग मान लीजिए, अगर मैं आपको इनके पीपीटी से दिखाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। सो कहाँ गया, ये है हमारा, अम, ये है हमारी विक्रम सोलर के केस में अगर आप देखोगे ना, 9.5 मेगावाट का इनका तो प्रेजेंट मान लीजिए मॉड्यूल कैपेसिटी है। यहाँ से इनका सेल प्लांट जो आने वाला है ये 2 फेज में आएगा। अब जो पहला फेज आने वाला है ना, वो मान लीजिए आपका लगभग दिसंबर FY 26 स्टार्ट होने वाला है। तो मतलब 9 मंथ्स ऑफ FY 26 जो है, यहाँ पे इनके पास कोई सेल प्लांट होने नहीं वाला है। मतलब पूरा पूरी आपको ये समझ में आ रहा है कि 9 मंथ्स ऑफ FY 27 तक भी ये पूरी पूरी एक मॉडल मेकिंग कंपनी रहने वाली है। उसके पास से इनका सेल प्लांट आएगा, उसका रैंप अप होने वाला है, बाद मान लीजिए क्वार्टर 4 में कुछ रैंप अप होगा, और फिर आपका FY 28 के अंदर पूरा रैंप अप होगा। और जो इनका फेज 2 वाला प्लांट है वो अगेन FY 28 में आएगा। तो उस तरह से कुछ आपको देखना है। अब इसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों का जो प्लान है आपका इनकॉर्ड्स और वेफर्स में भी जाने की बात करते हैं। तो ये लोग बात करते हैं 2 फेज में आपके इनकॉर्ड्स और वेफर्स को लेके आएंगे। लगभग 6 मेगावाट का एक फेज में आएगा और 6 मेगावाट का अगेन फेज 2 में आएगा। अगेन ये दोनों जो प्लान्स है ना, ये आपके मान लीजिए FY 29 और FY 30 के लिए है। तो उस पर तो अभी ज्यादा बातें करके कुछ हमें मिलेगा नहीं। और सिमिलरली ये लोग बेस वगैरह में भी जाने की बात करते हैं। पहले ये जो कंपनी कहती थी
कुछ आई थिंक 20-30 गीगावाट आवर तक बेस करने की बात करती थी। तो वहां से इन्होंने घटा के, मतलब अगेन घटाया, तो घटाने के बाद भी लगभग 15 गीगावाट बहुत होता है। तो वहां पे ये लोग बेस में जाने की बात करते हैं। अब ये बेस क्या है, ये भी आपको दो फेज में आएगा। ये इनका जो फेज वन आने वाला है, मान लीजिए आपका FY 27 जो एंड होगा, लगभग मान लीजिए March 27 होगा, उसके आसपास इनका फेज वन आएगा। उसके बाद मान लीजिए आपका फेज टू आने वाला है। अब ये जो पूरी बेस की कैपेसिटी है, ये आपको कैसे हेल्प करेगा, तो देखिए, अब जो कंपनियां है ना, कंपनियां दो तरह से, सभी कंपनियां अपने दो तरह से केपेक्स को एक्सपांड कर रहा है। अब पूरा जो बेस का थीम है, इसमें कुछ कंपनियां क्या कर रही है, आप मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, आपकी पूरी की पूरी मान लीजिए सेल्स वगैरह चाइना से इंपोर्ट हो जाएगी, उसका कंटेनराइजेशन हो रहा है। अब उसमें क्या है, वो एक लो मार्जिन बिजनेस है। क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज आपने आपने कुछ वैल्यू एडिशन किया नहीं ना। आपने एल्यूमिनियम के बक्से बनाए, उसके अंदर जो भी आपकी सेल्स वगैरह आएगी उसको आप कंपाइल मतलब रख दोगे और उसको सेल करोगे। तो वो कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां अभी बेस में तरफ आगे बढ़ रही है। तो जब मैं अभी एल्पेक्स को डिस्कस करूंगा तो आपको मालूम चलेगा उनका क्या थॉट प्रोसेस है वहाँ पे। तो ये कंपनी बेस में जाने की बात करती है। और बाकी इनका ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे ना, तो लगभग 8.2 गीगावाट का इनका ऑर्डर बुक है। अब अगर आप इस कंपनी को देखोगे FY 26 में इन्होंने क्या कितना किया है, तो अगर मैं बताऊं इनको FY 26 में इनका जो पूरा नंबर्स आया है, तो इन्होंने लगभग मान लीजिए 3 से 4 गीगावाट का, 3.2 गीगावाट का इन्होंने पूरा प्रोडक्शन किया है। अब देखिए, 3.2 गीगावाट का इन्होंने प्रोडक्शन किया है। तो आपको ये दिख रहा है कि FY 26 में इनके पास लगभग 9 गीगावाट की पूरी मॉड्यूल कैपेसिटी थी। उसमें से सिर्फ 3 मेगावाट का इन्होंने पूरा प्रोडक्शन किया है। तो कहने का मतलब क्या है, एक ह्यूज इनके पास रैंप अप करने के लिए वहां से पोटेंशियल है। और दूसरा, इनके पास अभी मान लीजिए इनके मॉड्यूल प्लांट आ जाएगा, फिर इनका जो सेल प्लांट है वो भी आने वाला है। तो उससे क्या होगा, FY 26 में काफी रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस आपको दिखते हैं। तो नेट नेट कंपनी जो गाइडेंस देता है ना, अपने प्रोडक्शन पे गाइडेंस देता है, तो कंपनी ये कहता है कि लगभग 3.6 गीगावाट मॉड्यूल से FY 27 में लगभग हम लोग 8 गीगावाट मॉड्यूल्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि आराम से वो लगभग मान लीजिए 100% के ऊपर ग्रो करने का दिखता है। बट क्या स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, तो यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। तो देखिए, अभी आपने ये देखा कि ये जो कंपनी है, मॉड्यूल्स में तो अपने बहुत रैपिड पेस में अपने FY 27 को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब एंड करेगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अब देखिए, इनके पास सेल प्लांट नहीं है, क्योंकि इनका जो सेल प्लांट है वो मान लीजिए 9 मंथ्स के बाद आने वाला है, मतलब अगले इस साल के दिसंबर या जनवरी, उसके आसपास इनका सेल प्लांट आने वाला है। तो तब तक इनको सेल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। तो इनका जो पूरा 8 मेगावाट का प्रोडक्शन होना है, वो लगभग मान लीजिए 6 मेगावाट जो है आपकी यूटिलिटी स्केल पे जाएगा, जहाँ पे मतलब नॉन DCR वगैरह जो है वो आप लगा सकते हो। और जो 2 गीगावाट है वो आपका मान लीजिए DCR में सर्व करेगा। अब DCR में सर्व करेगा, तो आपको बाकी कंपनियों से आपको सेल्स खरीदना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए, अगर विक्रम सोलर है, विक्रम सोलर कहता है कि हमने जुपिटर जो कंपनी है, जो कि नॉन लिस्टेड कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप किया है 2 गीगावाट सेल्स को लेने का। तो ये जो आपको विक्रम का केस दिख रहा है, कुछ आपको वैसे दिख रहा है जैसा आपको वाड़ी के केस में हुआ था, कि उनको सेल्स वगैरह जो है बाकी कंपनियों से प्रोक्योर करने पड़े। अब जब आप सेल्स को बाकी कंपनियों से प्रोक्योर करोगे, और आपको ये दिख रहा है कि पूरे कंट्री में सेल्स की अंडर सप्लाई है ना, एक तरह से अभी तो सेल्स उतना आया नहीं है। तो जो आपकी जुपिटर कंपनी है, वो भी इनसे अपना सफिशिएंट मार्जिन चार्ज करेगा, क्योंकि जो DCR मार्केट में पूरी सेल्स की मार्जिन चल रही है अभी, लगभग मान लीजिए 30 से 37% के बीच में रह रही है। एग्जाम्पल के लिए आप वेबसॉल को देखिए, और बाकी कंपनियों को भी आप देखते हो, तो आपको दिख रहा है कि DCR मार्केट में जो सेल्स के ऊपर मार्जिन मिल रही है, लगभग 30-35 मिल रही है। तो इस कंपनी को दिख रहा है कि इनका जो मार्जिन है, वो तो कंपनी अपना मार्जिन पूरा लेगा ही लेगा। तो नेट नेट इसका इंपैक्ट ये दिखता है कि इस कंपनी के केस में क्या है ना, इनका जो EBITDA मार्जिन है वो आपको घटता हुआ दिखेगा। और ऑलरेडी इस क्वार्टर के नंबर्स भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप पाएंगे इस कंपनी के केस में भी जो इनका पूरा नंबर्स है, वो आपको दिख जाएगा कि मान लीजिए लगभग 7% पे इन्होंने पूरे अपने मार्जिन को एंड किया है। अगर आप विक्रम के नंबर से देखते हो ना, तो आप पाएंगे कि Q4 के अंदर इन्होंने लगभग 22% का ग्रो किया है। और क्लियरली आप देख सकते हो कि जिनका EBITDA मार्जिन है वो भी लगभग मान लीजिए आपका 19% से घट के लगभग 16% पे आ गया है। अगेन ये क्यों है, बिकॉज एक तो आपके रॉ मटेरियल का इंपैक्ट है। अब यहीं पर आप इसको सात्विक से कंपेयर कीजिए, तो सात्विक के केस में हमने देखा था कि वहां पे जो मार्जिन में डिप हुआ है, उस कंपनी के केस में तो बहुत ज्यादा मार्जिन में डिप हो गया है, लगभग 7% हो गया है। और आप विक्रम के केस में देख रहे हो कि यहाँ पे रिलेटिवली आपको डिप दिखा है, बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इशूज, वो सारी चीजों के कारण। अब इससे आपको ये दिख रहा है कि इनका जो टॉप लाइन है, मान लीजिए FY 27 के अंदर आराम से 100% या 150% के ऊपर आपको ग्रो होता हुआ दिखता है। बट वहीं पे जब आप EBITDA मार्जिन देखोगे ना, सिंस आपका एक लार्ज चंक ऑफ जो पीरियड है, वो आपका पूरा मान लीजिए मॉड्यूल्स की तरफ रहेगा, तो उसमें आपको सेल्स का जो अपवर्ड मार्जिन दिखना है, वो आपको वहां पर नहीं दिखेगा। तो वो आपको दिखता है। उसी कारण अगर मैं आपको इनका EBITDA मार्जिन बताऊं, तो लगभग मान लीजिए आपका 12 से 15% के बीच में रहने वाला है। तो उससे आपको ये दिखता है कि इनका जो EBITDA लेवल है, मान लीजिए इन्होंने, अगर मैं आपको बताऊं कि FY 26 जो इन्होंने पूरा EBITDA एंड किया है, लगभग मान लीजिए 917 करोड़ पे एंड किया है। तो FY 27 जो है, वहां पे मान लीजिए आपका 1200 से 1500 करोड़ के बीच में इनका EBITDA आने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इनको मार्जिन मिलता है। अब उसके बेस पे अगर आप इनका पैट निकालोगे ना, तो पैट जो इनका दिख रहा है आपको FY 26 के अंदर लगभग 470 करोड़ आया है, लगभग 10% EBITDA मार्जिन पे आया है। अब ये मार्जिन आपको यहाँ से भी कम होते हुए दिखेगी, बिकॉज इनको भी बहुत सारा केपेक्स करना है, तो वहाँ पे फिनांस कॉस्ट भी बढ़ेंगे। इसीलिए जब आप केपेक्स कर रहे हो ना, अगर वो मार्जिन एक्रेटिव नहीं है, और अगर साथ साथ में आप केपेक्स कर रहे हो, तो उससे क्या आपकी जो बॉटम लाइन है वो पूरी इंपैक्ट हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए इनका बॉटम लाइन है, तो जैसे अगर आपने
एक और कंपनी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप इनका पैट देखोगे ना, लगभग मान लीजिए 470 करोड़ से लगभग मान लीजिए 600 करोड़, 700 करोड़, इस तरह का कुछ पैट रहने वाला है। तो आपको पैट पे उतना सिग्निफिकेंट जब नहीं दिखेगा इन द केस ऑफ विक्रम सोलर ऑल्सो। सो ये पूरा नेट नेट डिस्कशन है विक्रम सोलर के बारे में। तो आई होप आपको विक्रम के केस में पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ और चीजें अगर मैं आपको बताऊं, तो बाकी तो मार्जिन वगैरह के बारे में बात कर लिया है। और बहुत सात्विक और जो विक्रम है, लगभग मान लीजिए अपने डेब्ट बाई इक्विटी को लगभग 1.5x करने की बात करता है। अब देखिए दोनों कंपनियों का आईपीओ आया है। तो आईपीओ के बाद आपको क्या दिखा है कि दोनों कंपनियों को अगर आप इनका पीपीटी खोलोगे, आप देखोगे इनका जो डेब्ट बाई इक्विटी है ये कम हो गया, मान लीजिए 0.3 0.4 के आसपास चला गया है। अब सभी कंपनियां इतना तेजी से केपेक्स कर रहा है, जैसे हमने साथी के केस में बात किया वहां तो पूरा ही केपेक्स कर रहे हैं, मतलब वो लोग तो आपका मान लीजिए सोलर ग्लास से लेके इन्वर्टर वगैरह सब कुछ केपेक्स कर रहे हैं। तो वहां पे आप वहां पे आपको बहुत सारे फिनांस कॉस्ट लेना पड़ेगा। वही जब आप विक्रम को देखते हो तो यहाँ पे भी आपको आपका जो फिनांस कॉस्ट है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और फिनांस कॉस्ट ही बढ़ेगा, आपके मार्जिन भी टिप होंगे। तो वो पूरा नेट नेट आपका केस है पूरा, मान लीजिए विक्रम सोलर के केस में। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग एल्पेक्स सोलर की। अब एल्पेक्स सोलर काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, बिकॉज अश्विनी अश्विनी सहगल जी जो है इनको मैं आईपीओ से इस कंपनी को मैं आईपीओ जब से इनका आईपीओ आया है तब से ट्रैक कर रहा हूँ। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, दो तीन तरह की ये लोग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। एक अगर देखेंगे, इनका हमेशा जो गाइडेंस होता है वो आपका कंजर्वेटिव होता है, परफॉर्मेंस उससे मच बेटर होता है। और अगर मैं आपको चीज बताऊं ना, ये कंपनी जो भी एक नया वेंचर कर रहा है वो हमेशा मार्जिन एक्रेटिव होता है, मार्जिन डायलूटिव नहीं होता है। तो इसका रिजल्ट, इस चीजों का पूरा आप इंपैक्ट देखोगे ना, आपको इनके नंबर्स में दिखेगा। ऑल्दो जब मैं आप इनको अभी मैं अगर आपको इनका नंबर दिखाऊं तो आप पाओगे कि लास्ट 1 या 2 क्वार्टर में इनका जो मार्जिन है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। अब वो मार्जिन कम क्यों हुआ है, वो मार्जिन आप मान लीजिए, ये मैंने विक्रम सोलर आई थिंक शेयर कर दिया ना। सो जस्ट अ सेकेंड। अगर आप मतलब एल्पेक्स सोलर को देखोगे तो आप पाओगे कि इनका भी जो EBITDA मार्जिन से लास्ट 2 या 3 क्वार्टर से आपको घटता हुआ दिख रहा है। अब ये कारण क्या है, अगेन ये कंपनी अभी रॉ मटेरियल का इंपैक्ट बोलती है। और अब इस कंपनी के बारे में ये लोग आगे यहाँ से क्या करना चाहते हैं, तो वो चीज़ को अगर आपको समझना है तो आपको देखना पड़ेगा इनका जो केपेक्स का प्लान है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए आपको इनके जो प्रेजेंट केपेक्स की जो फैसिलिटीज है उसके बारे में आपको जानना समझ में आएगा। तो देखिए इनकी दो कैपेसिटी है, मतलब मान लीजिए एक आपकी उत्तर प्रदेश नोएडा में इनकी कैपेसिटी है और 1.5 मेगावाट, सॉरी गीगावाट की है। और दूसरी अगेन आपकी ग्रेटर नोएडा में ही है, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 5 जो है वो आपका 2.4 मेगावाट जो है पूरा मान लीजिए आपका मॉड्यूल्स प्रोड्यूस करता है। अब ये जो इनकी एक कैपेसिटी है ना, ये रिसेंटली आई थी। तो उससे क्या है, मान लीजिए FY 2027 में जो इनका रेवेन्यू आने वाला है वो जो इनका ये कैपेसिटी है इससे रैंप अप होगा, मतलब 1.2, मतलब नेट अगर मैं इनका मॉडल बताऊं लगभग मान लीजिए 2.4 गीगावाट है। तो वो 2.4 गीगावाट का जो मॉड्यूल है उसका फर्दर रैंप अप होगा, उससे आपको FY 2027 की पूरी रेवेन्यू मिलने वाला है। अब इसके बाद इनकी प्लान्स क्या है, अगेन कोसी में ये लोग मान लीजिए कितने मेगावाट का 2.2 गीगावाट का सेल प्लांट लगा रहे हैं। अब वो सेल प्लांट आई थिंक पहले तो Q4 के एंड में आने वाला था, तो वहाँ पे थोड़ा डिले है। वो लगभग अभी 90 डेज में कहते हैं उसको कमीशन कर देंगे, तो मतलब बाय द एंड ऑफ जून, मतलब जून नहीं अगस्त सितंबर के आसपास इनके मान लीजिए सेल प्लांट आ जाएगा। तो वहां से उसका तेजी से रैंप अप होगा, तो इनका मार्जिन वहां से इंप्रूव होने के चांसेस है। अब ये इनका, अगर मैं आपको मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल जो इनकी कोसी वाली जगह है ना वहाँ पे इनका ऑलरेडी 2.4 मेगावाट का मॉड्यूल प्लांट है जहाँ से रैंप अप हो रहा है ऑलरेडी। वहाँ पे 1.2 मेगावाट का और मॉड्यूल प्लांट लेके आएंगे। तो नेट इनका जो मॉड्यूल की कैपेसिटी है लगभग मान लीजिए 3.6 गीगावाट की हो जाएगी। जो सेल प्लांट की कैपेसिटी है वो लगभग 2.2 गीगावाट की होगी। अब वो जो सेल प्लांट है वो मान लीजिए आपका टॉपकॉन में G12R वाली लाइन है, जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, खास करके यूटिलिटी स्केल पे और CNI सेगमेंट में, बिकॉज वो क्या है वो आपको एफिशिएंसी ज़्यादा ज़्यादा देता है। तो ये पूरा इनका मान लीजिए सेल्स और मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में है। अब इस कंपनी के केस में क्या देख रहे हो आप, जो इनका मार्जिन है, जो इनका सेल प्लांट आने वाला है उससे आपकी मार्जिन को फर्दर इंक्रीज होने के काफी स्कोप दिखते हैं। तो कंपनी जो कहता है अपना, मान लीजिए अभी इनका मार्जिन मान लीजिए 15% पे, 15% पे इनका मार्जिन है। अब जो सेल होता है, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया अभी कि सेल्स की जो मार्जिन होती है लगभग मान लीजिए 30 से 35% पे DCR मार्केट में सेल्स आपका सेल हो रहा है। तो कंपनी कुछ वैसी गाइड करता है, काफी कंजर्वेटिव वे में गाइड करते हैं कि इनका ब्लेंडेड बेसिस पे जब आप मॉड्यूल्स और सेल्स को सेल करोगे FY 2026 के एंड में, तो ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस 25% इनका EBITDA मार्जिन आने की बात करते हैं ये लोग। अब देखिए इनका जो मतलब ये सेल वाला प्लांट है ना, इससे क्या करेंगे ये लोग, लगभग मान लीजिए 2.2 गीगावाट की इनके सेल प्लांट है। लगभग 80% जो सेल्स है वो आपका इंडिया में, मतलब DCR मार्केट में सेल करेगा खुद, मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज होगा, मतलब कैप्टिव कंजम्पशन के लिए सेल्स यूज हो जाएंगे। अब बची जो लगभग मान लीजिए 400, मान लीजिए लगभग 20% जो इनकी सेल्स है वो आपका मान लीजिए बार्टर सिस्टम में बाकी कंपनियों को सेल करेंगे। अब G12R जो है वो सेल्स की डिमांड ज्यादा है, उसकी प्राइसिंग ज्यादा होती है। तो वहां से इनको उसके कारण भी एक मार्जिन में इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो ये इनका पूरा मान लीजिए सेल्स और मॉडल्स प्लांट के बारे में हो गया। अब अगर मैं आपको इनका और कुछ प्लान्स बताऊं तो ये कंपनी आगे जाके क्या करना चाहता है, तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना,
तो इस कंपनी के जो प्लान्स है मतलब FY20 इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एक और अच्छी चीज कर दी है। इस क्वार्टर में इन्होंने पूरा अपना जो विजन है मतलब मान लीजिए FY30 तक ये लोग क्या करना चाहते हैं उसके बारे में इन्होंने काफी कुछ कह दिया है। तो देखिए आपको अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंपनी जो है ना अगर FY30 है वहां तक ये लोग क्या करना चाहते हैं। अब ये कंपनी ने कहा क्या क्या बोला है कि ये लोग जो वेफर्स है उसकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो लगभग 5 गीगावाट का वेफर का प्लांट ये लोग लाने की बात करते हैं FY30। अब देखिए हाउ दिस कंपनी इज डिफरेंट व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट विद अदर कंपनीज। तो देखिए जब ये लोग एक इनका जो केपक्स आता है ना आप देखिए किस वे में लेके आते हैं। तो अभी जैसे एएल आपका सीएम आने वाला है जून में उसके जस्ट पहले मतलब उस टाइम के सिंक होते हुए इनका मतलब सेल प्लांट आ गया तो ये लोग उसको वहां से एक एडवांटेज के रूप में यूज कर पाएंगे। तो जैसे FY28 के अंदर जब आपका एडवांस लिस्ट ऑफ वेफर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा तो उसके लिए क्या प्लान है उनके उसी चीज को कंटेक्स्ट में रखते हुए इन्होंने अपने पूरा जो वेफर्स का प्लान है मतलब FY30 का उसको लेके आए हैं। बट उसमें भी ये लोग क्या कर रहे हैं अपने इंटरनल एक्रोडल से लगभग मान लीजिए 200 मेगावाट का 200 मेगावाट या कितना मेगावाट था अगर मैं आपको बताऊं तो पायलट हाँ 200 मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट ये लोग पहले लेके आएंगे। अब वो इनकी इंटरनल एक्रोडल से होगा उससे क्या है एक तरह से ये लोग अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर लेंगे। तो ये कंपनी जो है वेफर्स की केस में जो इनके पीयर्स हैं इंडिया में उससे मच फास्टर वे में आगे बढ़ता है। जैसे अभी हमने प्रीमियर को देखा या फिर जो हम बाकी कंपनियों की बात की है सात्विक की बात की है और विक्रम की बात की है ये सभी कंपनी का जो वेफर प्लांट है वो आपका बहुत लेट आने वाला है मतलब FY28 29 30 उस तक आने वाला है। अब ये कंपनी जो है अपने पायलट प्रोजेक्ट को ऑलरेडी कर लेगा और जो बचा हुआ मतलब मान लीजिए 2.5 मतलब 200 मेगावाट का पायलट पायलट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इन्होंने पहले ही कर लिया वेफर्स के केस में उसको बढ़ा के जो इनका फेज 1 है मतलब 1.5 मेगावाट का गीगावाट का सॉरी। तो वो आपका FY27 के एंड तक आ जाने वाला है मतलब FY20 जून FY28 तक आने वाला है। मतलब अगेन वो आपका सिंक होगा मतलब जो आपकी एडवांस लिस्ट ऑफ वेफर मैन्युफैक्चरिंग है उसके आसपास ही आने वाला है। तो आपको ये दिख रहा है जब ये वेफर्स की लिस्ट आएगी तो वहां पे इनका जो वेफर वाला जो प्लांट है मतलब फेज 1 जो है वो भी आपका आ जाएगा। तो उससे क्या है ये लोग उसको भी टाइपिंग करने के लिए एक करेक्ट वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इनका पूरा वेफर्स वाले के बारे में हो गया। अब इसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं मतलब 12,000 मेट्रिक टन का ये लोग आपका एल्यूमिनियम फ्रेम्स वगैरह के बारे में उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। फिर अभी जैसे आप इस क्वार्टर को देखोगे ना इस क्वार्टर में इनका जो मतलब मान लीजिए क्वार्टर 3 को क्वार्टर 4 से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो वहां पे इनका रैंप अप आपको उतना दिखा नहीं है। वो क्या कारण है वो इसलिए इस कारण है एक तो मान लीजिए जो भी जियो पोलिटिकल इशूज हो गए तो उससे आपको वेफर्स वगैरह को खरीदना पड़ता होगा बाहर से। फिर दूसरा चीज क्या है आपको सोलर ग्लास लेने पड़ते हैं। सोलर ग्लास लेना पड़ता है तो इस कंपनी को क्या हुआ है सोलर ग्लास की जो सप्लाई होती है उसमें आपको कॉन्स्टेंट मतलब उसकी कमी दिखी है। उसके कारण क्या है कंपनी का जो रैंप अप है वो तेजी से हो नहीं पाया। अब उसी को टैकल करने के लिए कंपनी क्या कर रहा है आपने जो सोलर ग्लास है तो ये कंपनी मान लीजिए 5 गीगावाट मान लीजिए सोलर ग्लास जो है उसको भी लगभग FY30 तक बनाने की बात करती है। अब इससे क्या फायदा होगा इससे इनकी सप्लाई चेन इनकी अच्छी हो जाएगी। इनका जो मार्जिन है थोड़ा सा वहां से आपको इंप्रूव मिलेगा। बट मार्जिन से ज्यादा वो आपको मान लीजिए सप्लाई चेन को आपको हेल्प मतलब इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये पूरा इनका मान लीजिए आपका वेफर्स वगैरह के बारे में हो गया। फिर आपके मॉडल्स के बारे में हमने बात कर लिया सेल्स के बारे में बात कर लिया। अब इस सभी चीज़ों के अलावा क्या है ना इनके पास मान लीजिए MP में इनके पास कुछ एक लैंड पड़ा है। अब उस लैंड का यूज़ क्या करेंगे उस लैंड का जो मोस्ट प्रोबेबली इनका यूज़ होने वाला है वो मान लीजिए आपका जो भी ये वेफर्स वगैरह के प्लांट आने वाले हैं उसके जगह पे ये लोग यूज़ करेंगे। जो ये लोगों ने यहाँ पे लिख के दिखाया नर्मदपुरम करके जो जगह है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे ये लोग अपना सेल प्लांट को लेके आने की बात करते हैं। बाकी अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ना लगभग 900 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। सॉरी 1900 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। अब वहां पे ये लोग क्या बात करते हैं तो देखिए अब अगर मैं आपको इनका FY26 का एंड दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि लगभग इनका जो गाइडेंस था मतलब FY26 में कितना करने वाले थे। तो अगर आप पाओगे ना कि इनका जो गाइडेंस था मतलब जब इनका IPO आया था इन्होंने 2 साल के लिए गाइडेंस दिया था। तो इन्होंने ये कहा था कि हम लोग हर ईयर ऑन ईयर लगभग 100% पे ग्रो करेंगे। तो विद दैट लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो FY27 इन्होंने 25 इन्होंने लगभग 780 करोड़ स्पेंड किया था। तो वहां से आप मल्टीप्लाई कीजिए लगभग 1500 से 1600 करोड़ करने की बात कर रहे थे। बट अगर आप मेरी पिछली क्वार्टर की वीडियो देखोगे तो आप पाओगे कि हमने वहां पे भी कैलकुलेट किया था कि ये लोग कंजर्वेटिवली मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर है मतलब अपने गाइडेंस को काफी तेजी से बीट करने वाले हैं। तो आपको ये भी दिख रहा है कि लगभग मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 3x मतलब 2.8 2.9x के आसपास इन्होंने ग्रो किया है अपने रेवेन्यू के नंबर से। अब एबिटा पे भी मान लीजिए हल्का सा मार्जिन में टिप मिला है उसी कारण एबिटा उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया है। तो अगर मैं आपको नेट बताऊं तो एबिटा जो है वो मान लीजिए आपका 2.5x पे ग्रो किया है। और अगर आप पैट देखोगे तो लगभग 2.41x पे ग्रो किया है। अब तो आपको यही से दिख रहा है कि इन्होंने अपने मार्जिन का मतलब जो इनके गाइडेंस था उसको बहुत ही कंफर्टेबली एक हाई मार्जिन से बीट किया है। अब जो इनका गाइडेंस था इन्होंने सिर्फ गाइडेंस FY26 के लिए नहीं दिया था अपने IPO के टाइम पे इन्होंने FY27 के लिए भी गाइडेंस दिया था। तो वहां पे इनका जो गाइडेंस था वो इनकी बात थी कि हम लोग अगेन 100% पे ग्रो करेंगे। बट जब आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आप उसको 1500 पे कैलकुलेट कीजिए क्योंकि मैनेजमेंट ने तो स्टार्टिंग में अपने हर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करने की बात की थी ना। तो इनका FY26-7 का जो कंजर्वेटिव गाइडेंस है वो आपका है कि लगभग 3000 करोड़ करने वाले हैं ये लोग। अब क्या ये नंबर कैसा है तो देखिए अब इन्होंने अगर आप FY26 देखते हो तो ये लोग इन लोगों ने लगभग 2200 करोड़ पे इन्होंने एंड किया है। तो इनका जो यहाँ से अगर आप 3000 करोड़ का कंजर्वेटिव गाइडेंस देखोगे ना तो पहली बात तो वही मान लीजिए 70-80% पे आने वाला है। बट अगेन वो गाइडेंस बहुत कंजर्वेटिव है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज अभी हमने बात किया इनका जो सेल प्लांट है वहां से ये लोग लगभग 20% अपना मार्केट में सेल करेगा। तो उससे इनको लगभग मान लीजिए 400 करोड़ 500 करोड़ के रुपए 400-500 करोड़ जो रुपए हैं
वो इनको एक्स्ट्रा टॉप लाइन में ऐड होने वाला है। दूसरा चीज क्या है, इनका जो मार्जिन है अभी जो मान लीजिए 15% पे चल रहा है, वो आपका इस साल के एंड में मतलब ये जो पर्टिकुलर ईयर होने वाला है वहां पे आपको लगभग मान लीजिए 25% से ऊपर ऊपर आने वाला है। अगेन वो नंबर भी जो है इनका काफी कंजर्वेटिव है। तो आपको दिख रहा है कि वो टॉप लाइन पे इनका गाइडेंस काफी कंजर्वेटिव है, और जो इनका एबिटा मार्जिन है वो तो इनका कंसिस्टेंटली इंप्रूव होने वाला है। तो उस बेसिस पे आप देख रहे हो इनका जो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी है, चलिए मान लीजिए कुछ ये लोग केपक्स वगैरह भी करते हैं, तो सिंस आपको मार्जिन में इतना तेजी से जंप मिल रहा है तो आपकी जो पैट है वो आपकी अफेक्टेड नहीं होगी। तो ये कंपनियां कुछ इस तरह से है। तो इस कारण भी जो कंपनी FY 27 के अंदर भी जो है काफी तेजी से अपना मान लीजिए टॉप लाइन में भी 100% के ऊपर ग्रो करने का मतलब चांसेस रखता है। अभी का जो इनका गाइडेंस है लगभग मान लीजिए 70% का गाइडेंस है, और एबिटा लेवल से भी उससे फर्दर ही मतलब ग्रो करेंगे, बिकॉज आपकी मार्जिन में लगभग 10% पॉइंट्स का इंक्रीज दिख रहा है ना आपको। तो ये पूरा इनके ऑर्डर बुक वगैरह के बारे में हो गया, और ऑर्डर बुक लगभग 1900 करोड़ की है। अब ये लोग कहता है कि जैसे जैसे इनका प्लांट आएगा वहां पे ये लोग और ऑर्डर बुक लेके आने की बात करते हैं। अब ये चीज कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को खराब लग सकती है, बिकॉज ऑर्डर बुक में आपको रिलेटिवली स्लो डाउन दिख रहा है एक तरह से, है ना। अब ये चीज सिर्फ इस कंपनी के केस में नहीं है, बाकी कंपनियों के केस में भी है। तो ये पूरा चीज हो गया। और अगर मैं कुछ चीजें बताऊं आपको, ये लोग मेन बोर्ड में कैसे आने की बात करते हैं, तो अभी इनका मान लीजिए 2 साल हो गया इनका IPO आए हुए। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर में फरवरी या मार्च के आसपास इनका मेन बोर्ड में आने का बात है। तो एक तो वो वाली पॉइंट होगी। और गाइडेंस ये लोग वही कहते हैं कि लगभग 3000 करोड़ है, उसको कंफर्टेबली काफी हाई मार्जिन पे बीट करेंगे। तो ये पूरा चीज है इस कंपनी के बारे में। अब हाँ, यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस कंपनी का जो विजन है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कंपनी क्या क्या चीजें करना चाहता है आने वाले समय में। तो देखिए, अब कंपनी का जो विजन है ना, यहाँ से लगभग मान लीजिए FY 29-30 तक ये लोग बात करते हैं कि लगभग हम लोग 10,000 करोड़ का पूरा टॉप लाइन करने की बात करते हैं। तो अभी इनका टॉप लाइन कितना है, लगभग मान लीजिए 2200 करोड़ पे इन्होंने एंड किया है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से लगभग 4x 5x करने की बात है। चलिए FY 27 से ले लेता हूँ। तो आपका मान लीजिए 3000 करोड़ भी ये लोग कंजर्वेटिवली अगर करते हैं, तो वहां से आपको दिखता है कि 3x आने वाले 3 या 4 सालों में करने की बात करते हैं। तो अगर आप उसे CAGR निकालोगे ना, कंपनी का जो विजन है उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि लगभग ये 50% के ऊपर ये कंपनी ग्रो करने की बात रखती है आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो ये पूरा चीज है। बट इस कंपनी के केस में भी क्या है, सिंस ये लोग भी केपेक्स कर रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा मतलब पैड मार्जिन मतलब एबिटा मतलब जो फाइनेंस कॉस्ट वगैरह है वो चीज आएंगी। तो बट अगेन ये कंपनी जो है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर कंपनीज, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट है। अब इसी को समझाने के लिए आपको मैं चलिए बेस्ट का एग्जांपल लेता हूँ। अब ये जो कंपनी है, जैसे अभी हमने सात्विक के किस्म बात किया था, तो सात्विक वाले क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने बेस में अभी तुरंत जाने की बात कर रहे हैं। अब ये कंपनी जो है अपने बेस वाले जो पूरा थीम है उसमें अभी अभी ये लोग नहीं जाएंगे। अभी क्यों नहीं जाएंगे, बिकॉज कंपनी यही कहता है कि जो पूरा बेस वाला थीम है, मतलब जो कंटेनर से सेल्स बनाने की बात है, कंटेनर से बैटरी बनाने की बात है, वो मार्जिन डाइल्यूटिव है, मतलब मार्जिन उसमें उतना मिलेगा नहीं। तो कंपनी क्या कहता है, जैसे जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और स्ट्रेंथन होगी, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने जो सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग है जब इंडिया में स्टार्ट होगी, तो वहां पे ये लोग बेस्ट में जाने की बात करते हैं। तो आपको वहां से भी दिखता है कि ये रिलेटिवली बेटर मार्जिन वाले प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा चीज़ है। और बाकी अगर मैं आपको US वाला प्लान मतलब US में जो एक्सपोर्ट होती है उसके बारे में बताऊँ, तो साथ भी कुछ US में एक्सपोर्ट करता नहीं है, बिकॉज अगेन छोटा प्लेयर है, तो वो इंडिया के डिमांड को सर्व कर रहा है। एल्पेक्स सोलर जो है US में कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं है, बिकॉज दो ढाई दो दो मेगावाट की तो इनकी पूरी मॉड्यूल की प्लांट है, तो वो लोग US में क्या सर्व करेंगे। और ऑलरेडी इनको DCR मार्केट में इतना डिमांड मिल रहा है, तो यूएस वाली चीज़ें वहाँ पे कुछ दिखती नहीं है। अब विक्रम सोलर जो है वो US में एक्सपोर्ट करता था, तो वो कंपनी कहता है कि जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होगी तो वहाँ पे हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। अब एल्पेक्स ने एक वेफर्स के केस में कहा है कि जब इनका वेफर्स का प्लांट आ जाएगा तो वहां पे ये लोग US में एक्सपोर्ट करने की बात ये लोग सोचेंगे। अब देखिए, वेफर्स के केस में जब आप एक्सपोर्ट में जा रहे हो ना, तो वो काफी सही है। ऐसा क्यों है, देखिए। अब आपने ये देखा US का अल्टीमेटली एम क्या है, US ये चाहता है कि चाइना से चीजें इंपोर्ट नहीं हो वहां पे। तो आप मॉड्यूल्स को इंपोर्ट नहीं करोगे, आप सेल्स को इंपोर्ट नहीं करोगे, जब आप वैल्यू चेन में एकदम पीछे चले जाओगे। तो अभी जैसे मान लीजिए वाड़ी हो गया, या फिर जो प्रीमियर है, या फिर जो विक्रम है, इनकी मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग US में एक्सपोर्ट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अल्टीमेटली चीजें कहाँ पे आकर रुक जाती है। अगर मान लीजिए मतलब US को इस चीज़ों से दिक्कत नहीं है ना कि इंडिया US में चीजें एक्सपोर्ट करे, US को इस चीज से दिक्कत है कि वो इंडिया चाइना से कोई चीज लाके उसको US में ना एक्सपोर्ट करते। अब कोई भी कंपनी मान लीजिए जब इस पूरे इकोसिस्टम में अपने पीछे की तरफ चला जाएगा, मतलब एकदम पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेट कर जाएगा, जब वो वेफर्स और इनगोट्स बना लेगा, तो US को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना पूरे इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए। तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे जैसे ये कंपनियां फर्दर बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आपको दिख रहा है कि US में जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, पूरी जो वैल्यू चेन में कंपनीज है ना, जैसे मान लीजिए आपका विक्रम हो गया, वाडी है, प्रीमर है, इन सभी ये सभी जो कंपनियां हैं अभी जो अपने एक्सपोर्ट्स को कम किया है इन्होंने, वो सभी कंपनियां आने वाले समय में जब इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो दिखेगा आपको कि जब ये वेफर्स आपका आने वाला है इस पूरे सेक्टर के अंदर, तो यहाँ से पूरी जो यूरोपियन मार्केट है और जो आपकी US मार्केट है ना, यहाँ पे आपकी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो काफी बढ़ जाएगी। तो ये एक नया डिमांड ड्राइवर आने वाला है, जो कि अभी मतलब उतना मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट ये चीज आपको आने वाले क्वार्टर्स में मोस्ट प्रोबेबली एंटिसिपेटेड है। तो ये पूरा चीज आप देख सकते हो। इसके अलावा बाकी मैंने ALMM की बात बात बारे में चीज़ों से बात कर लिया आपसे। ओके, बाकी ओवर सप्लाई का जो कंसर्न है वो तो रहेगा ही, बिकॉज आप देख रहे हो, क्योंकि अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको 2 मिनट में समझाऊं, तो देखिए ये जो पूरा सेक्टर है ना, ये सेक्टर मॉड्यूल्स में कितना प्रोडक्शन है उसे डिटरमाइन नहीं हो रहा है।
ये डिटरमाइन इस चीज़ों से हो रहा है कि सरकार की पॉलिसी क्या है। सरकार की पॉलिसी ये है कि आपको चाइना से चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करना है। दूसरी पॉलिसी ये है कि आपको सभी कंपनियों को बैकवर्ड इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा कंपनी जो सिर्फ एक मॉड्यूल बना रहा है उसको तो ऑफकोर्स दिक्कत है, बट वैसा कंपनी जो आपका मॉड्यूल से सेल्स में जा रहा है और सेल्स से आपको वेफर्स में जा रहा है, वेफर्स में जा रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज आप बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हो ना। और यही सारे क्वेश्चन इन्होंने इनसे पूछे गए थे। और बाकी एक दो टेक्नोलॉजी होती है, परवॉस्काइट करके एक टेक्नोलॉजी होती है। वो क्या होती है, एक एडवांस वर्जन है जो आपका मान लीजिए ये सेल्स वगैरह जो बनेंगे उसमें एक फर्दर मान लीजिए टेक्नोलॉजी का अपग्रेड है। उस पर क्या बातें हैं, इस पे आई थिंक जितनी भी कंपनियां मैंने देखी है, दो कंपनियां इसकी बात करता है। एक आपका एक्मे सोलर होल्डिंग्स बात करता है, एक और आपका एल्पेक्स सोलर बात करता है। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये जो पूरा नया टेक्नोलॉजी है ना, कई सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। बट ये जो टेक्नोलॉजी है मान लीजिए आपकी इवॉल्विंग है, मतलब उस पर R&D हो रहा है, वो उतनी कमर्शियल है नहीं। जैसे कि मान लीजिए वाड़ी वगैरह हो गया, प्रीमियर हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप लोग HJT टेक्नोलॉजी पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। बट ये सभी कंपनियां उस पर नहीं जा रही है, बिकॉज जब वो आप मार्केट को देख रहे हो ना, तो यहाँ पे टॉपकॉन और जो मोनो PERC है इसका ही बहुत ज्यादा डिमांड है। अब मोनो PERC और टॉपकॉन का कैसा डिमांड है, तो देखिए जब आप रूफटॉप में जाते हो, जैसे अगर आप फुजियामा को देखिए, तो आपको दिखेगा कि वो कंपनियां जो है वो आपकी टॉप मतलब मोनो PERC में काम करती है, बिकॉज वहां पे इफिशियंसी जो है उतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता नहीं है। वहीं जब आप बाकी इस तरह की कंपनी को देखते हो ना, जैसे मॉडल मेकर्स हो गया, जो खास करके आपकी यूटिलिटी और CNI में काम करते हैं, वहां पे आपका टॉपकॉन और G12R की तरफ चीजें आगे बढ़ रही हैं। बट अगेन वो परवोस्काइट जो है टेक्नोलॉजी है, वो अभी इवॉल्विंग स्टेज में। वो अभी मान लीजिए परवोस्काइट और जो आपकी HTT है, वो आने वाले 2-3 सालों में तो कुछ आपको दिखता नहीं है कि कंपनी उस तरह का कुछ केपस लगाने वाला है। बिकॉज अगर इनको केपस लगाना है, तो पहले जो इंडिया में चीजें चल रही हैं, मतलब मान लीजिए चाइना में वो चीजें पहले प्रूव होनी चाहिए, तो चाइना में चीजें प्रूव होंगी, वो धीरे धीरे फिर इंडिया में आएगा। तो वो बहुत मान लीजिए 4-5 साल बाद का गेम है, तो उसको अभी उतना क्वेश्चन पूछ के या उस चीज़ पे हमको मतलब सोच के उतना कुछ मिलने नहीं वाला है। तो ये इस चीज़ के बारे में हो गया। अब एल्पेक्स से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सिल्वर के बारे में क्या चीज़ है। तो आप देख रहे हो कि पूरे सेक्टर में अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की मेथड्स यूज करता है अपने सिल्वर की कंजम्पशन को कम करने के लिए। तो एल्पेक्स जो है इसमें अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा यूनिक प्लेस्ड है। यूनिक प्लेस्ड क्यों है, बिकॉज इन्होंने कुछ PhD के लोगों को लेके एक आई थिंक सब्सिडरी या कुछ एसोसिएट कंपनी बनाई थी। लास्ट क्वार्टर की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आप वहां से देख सकते हो। तो उस पर क्या है, ये लोग कॉपर का यूज करेंगे, बिकॉज कॉपर इज ऑल्सो कनेक्टिंग मटेरियल ना। जैसे आपके जितने भी पंखे वगैरह होते हैं सब जगह कॉपर यूज होता है। तो उस सिल्वर और कॉपर को मिला के ये लोग उस चीज में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो कंपनी कहता है जैसे जैसे इनका जो सेल प्लांट आएगा, तो वहां से और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग ये लोग यूज़ करेंगे। तो आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं, बट आपको जाते जाते मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। खास करके इन्होंने एल्पेक्स के PPT में इन्होंने शेयर किया था। तो लेट मी जस्ट शो यू। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप ये देखिए, इस स्लाइड में आप ये देख सकते हो कि इंडियन कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड स्टेज पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एल्पेक्स नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए आपको दिख रहा है कि एल्पेक्स इंडिया में 8 नंबर पे आ रहा है और वर्ल्ड में 21 नंबर पे आ रहा है। बट आई वॉन्ट टू शो यू दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे जो इमेज दिखाई है इन्होंने। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो कुछ पहली फर्स्ट कंपनीज है, आप देख रहे हो टोंगी, जो चाइनीज कंपनी है, जिनको सोलर अगेन चाइनीज कंपनी है। आप JA सोलर इन सभी को देखिए, लॉन्गी ग्रीन, ये सभी आपकी चाइनीज कंपनी है, जो ऊपर की 3-4 कंपनियां हैं ना। आप यहाँ पे देखिए वाड़ी एनर्जी जो है टॉप 10 में आ चुका है। ऐसे ही आप देखोगे प्रीमियम एनर्जी जो है टॉप 13 में आ चुका है। तो आपको क्या दिख रहा है कि इंडियन कंपनी जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखिए जो वाड़ी 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो और जैसे जैसे उसकी यूरोपियन कंट्रीज की डिमांड बढ़ेगी ना, तो आपको दिखेगा कि वाड़ी जो है यहाँ से आपको प्लेस होकर ऊपर की तरफ आने की बात करता है। और ये जो एल्पेक्स वगैरह है, सिंस आप देख रहे हो कि इंडिया में अल्टीमेटली डिमांड आ रहा है ना, तो जैसे प्रीमियर हो गया, जुपिटर जैसी कंपनियां हैं, तो ये सभी आपको दिखेगा कि टॉप 20 से बाहर निकल के ये आपकी टॉप टेन में तो आना डिफिकल्ट है, बट अगेन टॉप 20 के अंदर आ सकती हैं ये सभी कंपनियां। तो नेट आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा सेक्टर है जो आपकी ओवर सप्लाई की बात होती है, वहां पे हम लोग बहुत सारी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जो है उसको नहीं देखते हैं। तो ये भी कुछ कारण है जो इनका जो पूरा टाइम है वो सिर्फ इंडिया नहीं है। तो ये जो पूरा थीम है ना, वो आपका कैसे आगे बढ़ रहा है उसे आपको पूरी देखनी है। तो फाइनली अगर मैं आपको कुछ वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में अगर आपसे बात कर लूँ, तो देखिए अब आपको दिख रहा है कि इस पूरे सेक्टर में वैल्यूएशंस तो ऑलरेडी मतलब सभी कंपनियों की, कुछ कंपनियों की ज्यादा है। अब एमईएमई फोटोवोल्टिक इसको पता नहीं, और 20+, मतलब अभी अगर आप देखोगे तो उसको बहुत हाई वैल्यूएशंस मिल रहा है। आई थिंक वेबसॉल को भी रिलेटिवली अभी तो वो कम हो गया है, मतलब नंबर्स वगैरह आने के बाद जैसे प्रीमियर को भी 20-30 का वैल्यूएशन मिलता है, बट अगेन वो बड़ा प्लेयर है। वाड़ी है उसको भी वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रहे हैं। बट अगर आप इस छोटी कंपनियों को देखोगे जैसे एल्पेक्स हो गया, फिर आपकी सात्विक, तो चलिए उन्होंने परफॉर्मिंग खराब किया है। तो ये सभी कंपनियां जो है एक काफ़ी अच्छा रीरेटिंग पोटेंशियल रखता है। और सिंस इनका मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी है। एक और पॉइंट क्या है ना, इस पूरे सेक्टर में आप कुछ कंपनियों को ऐसे देखते हो कि सिंस इनका फिनांस कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वो एक थोड़ा सा ओवरहैंग है। दूसरा चीज क्या है, अभी जैसे ये जो पूरा ALMM की लिस्ट चल रही है ना, तो जब तक ये चीजें आ नहीं जाएगी तो एक उसके कारण थोड़ा सा ओवरहैंग चल रहा है। और फाइनली ये पॉइंट ये भी है, जो पूरा मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हुई है, तो उसी कारण थोड़े से मार्जिन सभी कंपनियों के घट गए हैं। तो ये सारे कुछ ओवरहैंग्स हैं इस पूरे सेक्टर के अंदर। बाकी अगर आप डिमांड डिमांड साइड देखोगे ना, तो उतना कुछ इंपैक्ट मतलब वो तो आपको स्ट्रांग दिख ही रही है। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो से हमने जितने भी हमारे मॉड्यूल प्लेयर थे और सेल प्लेयर्स थे उनको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो हमने पूरे 6 प्लेयर्स को इस पूरे क्वार्टर में दिखा है।
अगर आपको कुछ और प्लेयर्स को देखना है तो लेट मी नो देयर नेम्स, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग टारगेट करते हैं कुछ अपने हमारे ईपीसी कंपनी, जैसे आपके मान लीजिए सुजलॉन भी है, उसके भी रिजल्ट्स कल आ गए हैं। फिर आपका केपी ग्रुप ऑफ कंपनीज में केपी ग्रीन इंजीनियरिंग कंपनी है, वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कंपनी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। फिर आपका ट्रांसलेट की नंबर थाने दीजिए। फिर आपका विक्रांत को भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और बाकी कुछ और ईपीसी की कंपनीज है उन सभी को मिला के वी विल मेक 2-3 more videos in upcoming few days. So let's meet in another video. Thank you very much.